छात्रों, आज हम पाउलो फ्रेरे के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। पाउलो फ्रेरे का जन्म ब्राज़ील के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सन 1921 में 19 सितंबर को हुआ था। उसका परिवार सन 1930 की मंदी के समय भूख एवं गरीबी के कारण परेशान था और 1935 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद उन्होंने अपना विद्यालय जीवन प्रारंभ किया। उसका अधिकांश समय गरीब बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए व्यतीत हुआ। उसने गरीब व भूख को बड़ी ही समीपता से देखा था। पाउलो फ्रेरे ने उन्होंने अनुभव किया कि सामाजिक स्तर का शिक्षा से बहुत बड़ा संबंध होता है। भूख व गरीबी के कारण वह अनेक बार कक्षा में पिछड़ गए थे। उस समय उन्होंने निश्चित कर लिया कि वह गरीब एवं उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए ही कार्य करेंगे। इस आधार पर ही उन्होंने उत्पीड़ियों के शिक्षा शास्त्र पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री हुए। उसने अनेक ऐसे कार्य किए जो कि उत्पीड़ियों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक थे और 2 मई सन 1997 को 75 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। पाउलो फ्रेरे का शिक्षा का बैंकिंग मॉडल। तो पाउलो फ्रेरे ने शिक्षा के बैंकिंग मॉडल द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध को स्पष्ट किया था। फ्रेरे का मानना था कि शिक्षार्थी एक खाली बैंक खाते की भांति होते हैं। जब वह शिक्षक के पास पहुंचते हैं तो शिक्षक द्वारा उस छात्र को अपने विचार तथा नवीन तथ्यों से भरा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शिक्षक एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से ज्ञान की किरणें चलती है तथा छात्र उन किरणों को ग्रहण करने वाला होता है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि शिक्षक की भूमिका छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। पाउलो फ्रेरे ने जॉन डेवी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिससे शैक्षिक सिद्धांतों को आधुनिक बनाया गया। पाउलो फ्रेरे का शैक्षिक दर्शन। पाउलो फ्रेरे के शैक्षिक दर्शन में हम पढ़ेंगे जन जागृति उत्पन्न करने का साधन। पाउलो फ्रेरे के अनुसार शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिदृश्य को सुधारा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जन जागृति उत्पन्न करके व्यक्तियों को अपने हितों के लिए संगठित किया जा सकता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि जन जागृति का सशक्त साधन है। दूसरा है शिक्षा का आधार समानता। उनका मानना है कि जब तक समाज में असमानता की स्थिति बनी रहेगी, समाज का स्वरूप विसंगतियों से भरा हुआ होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट बना रहेगा। इसलिए शिक्षा दर्शन का आधार समानता होनी चाहिए। सभी को समान रूप से सभी वर्गों को शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे आता है स्वतंत्रता के आधार पर। पाउलो फ्रेरे का शैक्षिक दर्शन स्वतंत्रता के आधार पर आधारित है। फ्रेरे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार किसी न किसी रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सभी अपने विचार खुलकर कह सकें। शिक्षा के द्वारा यह विश्वास जगाया जाना चाहिए कि सभी व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हैं। फिर है वर्ग रहित समाज की स्थापना। वर्ग रहित समाज में पाउलो फ्रेरे का जो शिक्षा दर्शन था वह वर्ग रहित समाज की स्थापना पर आधारित था। समाज में वर्ग भेद बहुत होते थे कि भावना अतः उन्होंने वर्ग भेद की भावना को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जागरूक होना अनिवार्य है, क्योंकि वर्ग के द्वारा ही समाज एवं राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए वर्ग भेद को मिटाना बहुत आवश्यक है। वर्ग भेद के कारण जाति पाति के बंधन हो जाते हैं, ऊंच नीच की भावना हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान समझता है और दूसरों का वह हानि पहुंचाने लगता है। इसलिए वर्ग भेद समाप्त होना चाहिए। आगे आता है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित। उन्होंने कहा है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा विद्यालय में छात्रों में निहित प्रतिभाओं को विकसित करना चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। जो छात्र होते हैं वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अपने शिक्षक के सामने कह सके। तो उनके अनुसार शिक्षा दर्शन जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। आगे आता है सार्वभौमिकता पर आधारित। उनका मानना था कि दलित वर्ग को शिक्षा दिए बिना उसका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए वह शिक्षा की सार्वभौमिक व्यवस्था की बात करते थे।
कि शिक्षा को सर्वसाधारण सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना। उनका मानना था कि जब तक हम एक दूसरे के हित में कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक नागरिक को एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे आता है पाउलो फ्रेरे के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अधिकार व कर्तव्य के प्रति जागरूक होना। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा को जन जागृति का प्रमुख साधन माना है उन्होंने कहा है कि शिक्षा के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। अतः शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्रों में जागरूकता उत्पन्न कर सके, व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों को बखूबी निभा सके। आगे आता है नैतिकता का विकास करना। पाउलो फ्रेरे ने कहा है कि जब तक छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही नैतिकता एवं मानवता की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा कि वह समाज का विकास कर सके, समाज को मर्यादित बना सके। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, नैतिकता तथा मानवता की शिक्षा, ताकि वह अपने अधिकार और कर्तव्यों को बखूबी निर्वाह कर सके। सामाजिक गुणों का विकास करना। सामाजिक गुणों का विकास के अंतर्गत वह कहना चाहते हैं कि छात्र आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सहयोग करें, सभी के विकास एवं हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सामाजिक गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होगा। उन्होंने कहा है कि छात्र अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारों को निभा सकें, अपने विचारों को प्रकट कर सकें, तभी जाके सामाजिक गुणों का विकास होगा। समाज के वह हितों पर ध्यान दे, समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहे, सहकारिता की भावना उत्पन्न हो। तो वो चाहते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वाह कर सके। सामाजिक गुणों का प्रत्येक छात्र में सामाजिक गुणों का विकास बखूबी हो सके। आगे आता है पाउलो फ्रेरे के अनुसार शिक्षण विधियाँ। उन्होंने कहा है वैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ जो उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें वैज्ञानिक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण विधि, छात्र क्रियाशील रह के फिर किसी कार्य को करें, सभी छात्र मानसिक शारीरिक रूप से क्रियाशील रहें। प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाना चाहिए और अनुकरण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों की शारीरिक मानसिक क्रियाशीलता मिले और सभी शिक्षण विधियों से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी बना रह सके। तो आज इतना ही। धन्यवाद।